हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा BE VAE 181 का, जो कि अब तक जितने भी परीक्षाएं प्रीवियस ईयर में हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके परीक्षाओं के लिए उस वे सभी जो है एग्ज़ाम के पहले आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे और उन्हें पता नहीं है कि BE VAE 181 का जो प्रश्न पत्र होता है वह किस तरह का आता है। ओके, तो मैं सबसे पहले यह बता देता हूं कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा, यह प्रश्न जो होगा MCQ टाइप का होता है, यानी कि एक प्रश्न होता है जिसके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उन चारों में से आपको जो आंसर जो है सही लगता है, ओके, उसी को हमें टिक आउट करके एग्ज़ाम में आने होते हैं। ओके, यानी इस सब्जेक्ट का जो परीक्षा होगा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा बल्कि MCQ टाइप का होगा, अपने दिमाग में बैठा लेना है। ओके, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ओके, आपके सामने ऑप्शन है, पहला प्राकृतिक तेल ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गैस ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है हाइड्रो पावर ऊर्जा। ओके, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा वह है सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा जो होता है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। समझ गए? अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न क्या है कि पवन ऊर्जा जो है किस तरह के ऊर्जा का स्रोत है। आपके सामने पहला ऑप्शन है गैर पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है यह दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन ऊर्जा होता है वह किस तरह की ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा। अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लेना है कि जब भी पवन ऊर्जा आए तो वह किस तरह का ऊर्जा हुआ, गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है। ओके, और ऊर्जा से रिलेटेड जो है प्रश्न आपके परीक्षाओं में तो पूछे जाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एनर्जी से रिलेटेड जो प्रश्न हैं MCQ टाइप को उसको पढ़ के जाइए। क्लियर? अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है। ओके, आपके सामने पहला ऑप्शन है जीवाश्म ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो इनमें से कौन जो है पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परमाणु ऊर्जा। समझ गए? 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी परमाणु ऊर्जा जो है एक पारंपरिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। समझ गए? आपको अपने दिमाग के किसी भी कोने में क्या करना है, बैठा लेना है कि परमाणु ऊर्जा जो होता है एक पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। समझ गए? अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न पूछा गया है आपको कि जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है। जो जल विद्युत होता है, जल विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है गैर पारंपरिक ऊर्जा,
दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है यह दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो जल विद्युत ऊर्जा होता है वह किस ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर 2 यानी पारंपरिक ऊर्जा। क्लियर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा बार जो है पूछा गया है। सो इस प्रश्न की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न पूछा गया है कि बायोमास ऊर्जा जो होता है, इसे हम बायोगैस भी बोलते हैं। तो जो बायोमास ऊर्जा जो होता है किस ऊर्जा का स्रोत है? समझ गए। बायोमास ऊर्जा जो है किस ऊर्जा का स्रोत है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अनवीनकरणीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नवीनकरणीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है यह दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बायोमास ऊर्जा जो होता है वह किस ऊर्जा का स्रोत होता है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, भूलना नहीं है कि बायोमास जो ऊर्जा होता है यह नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। समझ गए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ, तो उसे आपको इस आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बायोमास ऊर्जा जो है किस ऊर्जा का स्रोत है? नवीनकरणीय ऊर्जा। समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, वह है बिजली उत्पादन करने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन करने के लिए हम किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है तरंग और ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कोयला ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए हम किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। यानी कि जो तरंग और ज्वारीय ऊर्जा होता है इस ऊर्जा का प्रयोग हम बिजली उत्पादन करने के लिए करते हैं। समझ गया ना, भूलना नहीं है, अदरवाइज MCQ टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, अगर एक गलती हुआ तो 1 मार्क्स गया। समझ गया ना। तो बिजली उत्पादन करने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय अपशिष्ट किस तरह के प्रदूषण का उदाहरण है? तो आपके सामने ऑप्शन है पहला जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है यह दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है वह किस तरह के प्रदूषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। यहाँ पर प्रदूषक होगा, प्रदूषण मैंने गलती लिख रखा है। समझ गए ना। तो जहाँ पर प्रदूषण है वहाँ पर प्रदूषक होगा। प्रश्न ऐसे आएगा नाभिकीय अपशिष्ट किस तरह के प्रदूषक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। समझ गए ना। थोड़ा सा प्रिंट आउट मिस्टेक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगला प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है कि घरेलू वर्ज्य पदार्थ जो होता है किस तरह के प्रदूषक का स्रोत है? समझ गए। जो घरेलू वर्ज्य पदार्थ होता है वह किस तरह के प्रदूषक का स्रोत है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया गया है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण लिखा गया है यहाँ, जो कि होगा प्रदूषक। ओके। तो पहला ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, दूसरा ऑप्शन है अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, तीसरा ऑप्शन है यह दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो घरेलू वर्ज्य पदार्थ होता है वह जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। समझ गए। अब हम 9th नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9th नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गैस अम्ल वर्षा का एक घटक है? यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एसिड रेन से रिलेटेड जो है यानी कि अम्ल वर्षा से रिलेटेड एक प्रश्न तो आपके परीक्षाओं में रहेगा ही रहेगा। तो इनमें से कौन सा गैस जो है अम्ल वर्षा का एक घटक है? आपके सामने ऑप्शन है पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इनमें से कौन सा गैस जो है अम्ल वर्षा का एक घटक है यानी एसिड रेन का एक घटक है, एक कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है
3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल का कभी कभी सूत्र भी दे देता है। उस सल्फ्यूरिक अम्ल ना लिख कर के क्या लिख देगा, H2SO4। तो आपको H2SO4 को ही टिक आउट करके आना है, क्योंकि इसका अर्थ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र है। समझ गए। अब हम 10th नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10th नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुआ था। ओके, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस वर्ष घटित हुआ था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1986 में, तीसरा ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन है 1990। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वह किस वर्ष घटित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1984 में। समझ गए ना। अब हम आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्न जो हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे वीडियो आएंगे, और इसका जो PDF आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। और इसके रिगार्डिंग जितने वीडियो आएंगे वे सारे के सारे वीडियो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले और क्विकली मिलेंगे। ओके, सो अच्छे से जो है इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए। और क्योंकि ज़्यादातर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता हूं खासकर। ओके, तो आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से लेकर के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।